Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. Today we are going to deal with the Insolvency and Bankruptcy Code IBC 2016. So before learning the object and the background of this code, first we are going to learn the important criteria which usually comes in the prelims examination as well as asked in the interview also. These three main questions we have to know this. So before that, when it was enacted on 20th May 2016. And similarly, the assent or the commencement date was also the same. It was 28th May 2016. नाउ बिफोर आईबीसी इसका मतलब क्या होता है? आईबीसी से पहले क्या क्या था, मतलब क्या चलता था उससे पहले, आईबीसी 2016 से पहले? आईबीसी 2016 से पहले चलता था जो हम लोग का लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क था वो गवर्न किससे होता था? पहला तो है कंपनीज एक्ट, क्योंकि ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है, सो यू ऑल मस्ट हैव टू नो दिस। कंपनीज एक्ट 2013 हो गया है। दूसरा हो गया हमारा सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट, जो कि बहुत ही पुराना है। सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1985। और साथ ही साथ हम लोग का है ना, ये आप लोग सब सुने होंगे जो बैंकों में चलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, सरपीसी, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। मेरे से तो इंटरव्यू में ये इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था, तो आप लोग को ये भी जानना है। और अगर पूछ ले ये बैकग्राउंड तो, हाँ ये चार बैकग्राउंड एक और मैं जो बताऊंगी, पर अगर पूछ ले कि सर्विसी एक्ट से पहले कौन सा एक्ट गवर्न होता था, जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं बैंकिंग इंटरव्यूज में, तो भी इसका रिप्लाई सिर्फ ये वाला लॉ होगा। तो ये कौन सा लॉ है? RDDBFI एक्ट 1993, जिसका मतलब होता है रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो अगर कोई भी आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि आईबीसी से पहले कौन कौन सा लॉस चलता था, तो आपको मेन बोलना पड़ेगा ये चार। अगर बोलेगा सरपीसी एक्ट के पहले कौन सा लॉ चलता था, तो आपको ये बोलना पड़ेगा रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। ये भी इंटरव्यू में पूछा गया है बहुत सारे इंटरव्यूज में। चलिए आइए फिर अभी हम लोग ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट इसका क्या है? पहला ऑब्जेक्ट है इसका कि आईबीसी जो इंट्रोड्यूस हुआ 2016, वो कॉन्सोलिडेट करता है और अमेंड करता है लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। इसके बारे में हम लोग और भी डिस्कस करेंगे आगे, पर मेन ऑब्जेक्ट्स हम लोग जान लेते हैं कि ये लॉज गवर्न करता है, जो कि रीऑर्गेनाइजेशन से रहता है और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन से रहता है। और इसका जो सेकंड पॉइंट है वो टाइम बाउंड प्रोसेस है, कि जल्दी जल्दी रिजोल्यूशन लाना है और एनफोर्समेंट करवाना है डेब्ट्स को जो भी बचा हुआ है कॉर्पोरेट डेटर्स के अगेंस्ट। तीसरा क्या हो गया इसका, कि मैक्सिमाइज करना है वैल्यू ऑफ एसेट, जितना मैक्सिमाइजेशन कर सकते हो उतना ही अच्छा है ऑब्वियसली इस कोड के लिए तो। और चौथा है प्रमोट करना इंटरप्रेन्योरशिप एंड एबिलिटी ऑफ क्रेडिट। पांचवा है बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग अल्टरेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज। जितना भी है सबके स्टेक होल्डर्स को, जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनके इंटरेस्ट को बैलेंस करना। अगर कोई भी अल्टरेशन हो रहा है उनके ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज में, तो उसको भी देखते हुए बैलेंस करना और मेंटेन करना। और लास्ट वन है एस्टैब्लिश एन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई, जो कि हमारा है, ये बहुत ही फोर पिलर्स के अंदर अंदर आता है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा कौन सा फोर पिलर्स है इस कोड के। तो चलिए आइए पहले हम लोग लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द कोड के बारे में समझते हैं। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द कोड, तो इसमें जो है
सबसे पहले मैं आपको साथ ही साथ जो सर्फेसी एक्ट के अंडर भी रूल होता है, जो रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जहां से डीआरटी आया है, उसके बारे में थोड़ा रिफ्लेक्शन दूंगी ताकि आप दोनों को रिलेट कर सकोगे लीगल फ्रेमवर्क अंडर द कोड के बारे में। और ये इंटरव्यूज के लिए भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। तो सबसे टॉप मोस्ट हमारा हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये आप सभी को पता है। तो इसको ये फिक्स है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट फिक्स है। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, नंबर वन में एनसीएलटी हो गया। ये इससे अगर कोई ग्रीवियंस होगा तो एनसीएलएटी में जाएगा, और एनसीएलटी से ग्रीवियंस होगा तो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ सिमिलरली वी टॉक अबाउट द डीआरटी। तो डीआरटी में कोई भी ग्रीवियंसेस होगा तो, अगर डीआरटी के ऑर्डर से कोई भी ग्रीवियंसेस आएगा तो डीआरएटी में जाएगा, और डीआरएटी से कोई भी ग्रीवियंसेस आएगा तो हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब दोनों को मैं ये पैरेलली क्यों रखी हूँ, इसका मैं डिफरेंस समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि हम लोग को पता है कि ये सारे क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज है जो डिसाइड करते हैं। एनसीएलटी तो आप लोग को पता है कि ये स्टैब्लिश हुआ है 408 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर। और जो डीआरटी जो है, लिख देती हूँ, कंपनीज एक्ट के अंदर आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। और डीआरटी जो है हम लोग का स्टैब्लिश हुआ है सेक्शन 3 ऑफ द रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो हम लोग अभी जस्ट बात किए थे। इसको हम लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलते हैं दोनों को। और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, अगर हम लोग डीआरटी का बात करें तो सेक्शन 79 ऑफ द कोड में बताता है डीआरटी के बारे में अगर बात करते हैं तो। और अगर एनसीएलटी के बारे में बात करते हैं तो ये जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो दोनों को बताया गया है हमारा यहाँ पे, वो सेक्शन 5 ऑफ द कोड में बताता है। तो ये आप लोग को रेफर करना पड़ेगा अच्छे से। चलिए आइए फिर हम ये दो पैरेलली क्यों लिखे हैं, इसलिए मैं आपको समझाती हूँ। जो एनसीएलटी और एनसीएलएटी होता है, वो हमेशा हमारे कंपनी से रिलेटेड रहता है और एलएलपी से रिलेटेड रहता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और जो डीआरटी और डीआरएटी रहता है, वो हमारा ग्रीवियंसेस इंडिविजुअल से रिलेटेड रहता है, या प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड रहता है, या पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड रहता है। तो ये चीज हम लोग को जानना बहुत जरूरी है बिफोर गोइंग हेड टू एनसीएलटी और डीआरटी। अब इसका मेन जो कॉमन फीचर जो है, इस दोनों का कॉमन फीचर एक और है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि अगर एनसीएलटी से, जो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, और डीआरटी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, दोनों एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जो कि इंसॉल्वेंसी कोड के सेक्शन 5 में ये बताते हैं, और ये इंसॉल्वेंसी कोड के सेक्शन 79 में बताते हैं। तो अगर इस दोनों से कोई भी ग्रीवियंसेस होती है ऑर्डर से, जो भी ऑर्डर पास करता है एनसीएलटी या डीआरटी, और अगर उससे कंपनी या इंडिविजुअल जो भी है, रिस्पेक्टिव फर्म और रिस्पेक्टिव कंपनी, ग्रीवियंसेस उन लोग को रहता है, तो उन लोग अपील कर सकते हैं टू इट्स रिस्पेक्टिव फोरम। एनसीएलटी एनसीएलएटी को करेगा और डीआरटी डीआरएटी को करेगा विद इन 30 डेज। 30 डेज लिमिट है। और अगर एनसीएलएटी, जो कि हमारा क्या है, ये ट्राइब्यूनल है, और डीआरएटी क्या है, ये भी हमारा ट्राइब्यूनल है, जो कि दोनों ही ऐसे, तो यहाँ पे भी यही हम लोग ट्राइब्यूनल ही बोलते हैं, डेथ रिकवरी ट्राइब्यूनल, पर मेनली इसको जो कोड में जो उसको सेक्शंस दिया गया है वो 79 दिया गया है। तो ये डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं आप लोग को लर्न करवाने के लिए भी सेक्शन बता दी हूँ, ताकि प्रीलिम्स में भी आप लोग को काम आएगा। तो अगर हम लोग एनसीएलटी के ऑर्डर से ग्रीवियंस है और डीआरटी के ऑर्डर से ग्रीवियंस है, तो हम लोग अपील एनसीएलटी और डीआरएटी में कर सकते हैं, इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव फर्म या कोई भी, 30 डेज के अंदर। पर अगर एनसीएलटी और डीआरएटी के ऑर्डर से अगर कोई ग्रीवियंसेस आया है, तो अपील कर सकते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट में विद इन 45 डेज। तो ये हमारा लीगल फॉर्म हो गया। ये आपको देखना जरूरी है, कंपनी एलएलपी वाला चीज जो मैंने अभी आपको बताया है, और यहाँ पे इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप फर्म, ये वाला देखना जरूरी है, दो मेन चीज है। अपील भी याद रखिएगा। और यहाँ पे सेक्शन 579, यहाँ पे 3 जो है 408 है, ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है।
चलिए आइए अब मैं आपको मीनिंग बताती हूँ इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये कोड समझने के लिए अगर आपको इसका, इस तीनों का मेन डिफरेंस अगर आपको नहीं समझ में आया और मीनिंग नहीं समझ में आया, तो ये फिर कोड समझना और समझाना वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो चलिए आइए हम इंसॉल्वेंसी का मेन मीनिंग क्या होता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी किसका? पर्सन का या कॉरपोरेशन का। किस चीज का इनएबिलिटी? कि भाई वो डेट्स पे नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, डेट्स पे नहीं कर पा रहे हैं एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू एंड पेबल। जब ड्यू और पेबल था तो वो इनेबल हो गया, वो पे नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मेरे वर्डिंग्स पे ध्यान रखिएगा। मैंने बोला इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन और कॉर्पोरेशन टू पे इट्स डेट व्हेन इट्स बिकम ड्यू एंड पेबल। यही आपका डेफिनेशन लर्न हो जाना चाहिए, यही एक मीनिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपको एग्जामिनेशन में भी लिखना है। अब बैंक्रप्सी का मतलब क्या होता है? बैंक्रप्सी का मतलब होता है कि जब पर्सन को डिक्लेयर कर जा जब पर्सन को डिक्लेयर कर दिया जाता है इनकेपेबल, याद रखिएगा, आई एम यूजिंग दिस टर्मिनोलॉजी, इनकेपेबल ऑफ पेइंग देयर ड्यू एंड पेबल डेब्ट्स। यहाँ पे मैंने इनएबिलिटी यूज किया था इंसॉल्वेंसी में, पर बैंक्रप्सी में मैं यूज कर रही हूँ इनकेपेबल, क्योंकि वो केपेबल नहीं होता है पे करने के लिए अपना ड्यूज एंड पेबल डेब्ट, जो भी उसका ड्यू एंड पेबल है उधार, वो दे नहीं सकता। और बाकी हमारा जो लिक्विडेशन है वो क्या है? वो एक प्रोसेस है ऑफ वाइंडिंग अप, प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप, क्या? ऑफ ऑफ अ कॉर्पोरेशन और इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। इनएबिलिटी है यहाँ पे कि वो डेट्स दे नहीं पा रहे, ड्यू एंड पेबल होना चाहिए। बैंक्रप्सी में इनकेपेबल ऑफ पेइंग देयर ड्यू एंड पेबल डेट्स। और लिक्विडेशन हो गया कि ये प्रोसेस है जो कि वाइंडिंग अप करते हैं कॉर्पोरेशन को या इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी को। चलिए आइए फिर मैं इकोसिस्टम ऑफ द कोड के बारे में आपको बताती हूँ। इकोसिस्टम ऑफ द कोड क्या होता है? ये जो हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ बैंक्रप्सी कोड जो है, वो हम लोग को क्या देता है? इकोसिस्टम देता है जिसमें 4 पिलर्स होते हैं, जो कि हेल्प करता है। इसका मेन मोटिव क्या होता है? कि हेल्प करना स्टेक होल्डर को टू रिजॉल्व देयर स्ट्रेस, कि स्टेक होल्डर क्या कर सके? रिजॉल्व कर सके अपना स्ट्रेस। तो आइए हम लोग इस 4 पिलर्स के बारे में बात करते हैं। पहला हम लोग का हो गया, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, जिसको हम लोग, जिसका एब्रिविएशन होता है आईपी। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है? कि ये एक मेन फिगर है, कहते हैं कि ये एक मेन फिगर है जिसपे पूरा प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन एंड, या बोल सकते हैं लिक्विडेशन, डिपेंडेंट होता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशन एक प्रोफेशनल, एक मेन फिगर है, या हम लोग बोल सकते हैं फलक्रम है, जिसपे इंटायर प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन और लिक्विडेशन इज डिपेंडेंट। तो इसी के ऊपर लिक्विडेशन या रेजोल्यूशन, पूरा इंटायर प्रोसेस इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के ऊपर। सेकंड हम लोग बात करते हैं इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज। ये क्या करता है? ये स्टोर करता है। ये क्या स्टोर करता है? ये ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। किसके बारे में? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसके बारे में रहता है?
वो डेटर्स के बारे में रहता है। और जिस मेथड में वो स्टोर करता है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस रहता है। और ये क्या करता है, एलिमिनेट करता है डिले या डिस्प्यूट, कुछ भी डिले या डिस्प्यूट जो भी होता है इस प्रोसेस में, रेजोल्यूशन प्रोसेस में, तो वो क्या करता है कि इलिमिनेट करता है। ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डेटास का पूरा स्टोर कर कर रखता है इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में, एंड देयर बाय इट एलिमिनेट डिलेज एंड डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग द रेजोल्यूशन प्रोसेस। दिस 2 पॉइंट्स वी हैव टू लर्न ओवर हियर। अब हम लोग का हो गया तीसरा, हम लोग का क्या हो गया, तीसरा हम लोग का हो गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एब्रिविएशन है AA। यहाँ पे मैंने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, वापस बता रही हूँ कि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, जिसमें जो हम लोग बात किए NCLT का, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इन केस ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपनी या LLP के बारे में हो तो NCLT करेगा। देखिए, इसको रेफर कर सकते हैं आप, कंपनी और एल, और DRT जो है हमारा इंडिविजुअल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फॉर्म में। तो अगर कभी भी इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी होता है तो ये रोल प्ले करता है, DRT रोल प्ले करता है। और अगर कभी भी इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी नहीं होता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी होता है, तो कंपनी और LLP रोल प्ले करता है। तो इसके साथ साथ एपीलेट ट्राइब्यूनल्स भी रोल प्ले करता है। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं पूरा पूरी को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग का मेन फंक्शन रहता है DRT का, या आपका हो गया NCLT का, या इसकी एपीलेट अथॉरिटीज हो गए NCLAT या DRAT। ठीक है ना। तो इसका क्या होता है, मेन फंक्शन इसका होता है कि ऑर्डर्स पास करे एंड डायरेक्शंस दे, जो भी प्रोसेस है या कोई भी अप्रूवल है जो भी हम लोग को लेना है रिलेटिंग टू द लिक्विडेशन और एनीथिंग लाइक दैट, तो ये ऑर्डर्स और डायरेक्शंस देता है। फिर हम लोग का लास्ट क्या हो गया, लास्ट हम लोग का हो गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका एब्रीविएशन है IBBI। तो ये क्या है, ये हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये रेगुलेटरी बॉडी है। ये क्या करता है रेगुलेटरी बॉडी, जो कि कंट्रोल रखता है IP पे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज पे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज पे, IU पे, जो कि हम लोग ने बात किया इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। तो इसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखता है, ओवरसाइट देखता है और प्रमोट करता है। क्या प्रमोट करता है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन। रेगुलेशन लाता है और डेवलपमेंट लाता है, किसमें, वर्किंग एंड प्रैक्टिस ऑफ दिस इंडिविजुअल्स, IP, IPA, IPE एंड IU। इस इंडिविजुअल्स पे वर्किंग एंड प्रैक्टिस लाता है, इन सब इंडिविजुअल्स पे कंट्रोल करता है, ओवरसाइट देखता है। और सॉरी, इसके अलावा अदर इंस्टीट्यूशंस पे भी पूरा देखभाल करता है। पूरा जो भी प्रोसेस है कोड का वो पूरा देखता है। In furtherance of the process of any code, this IBBI is the regulatory and the main body which is to have an oversight over this IP, IPA, IPE, IU, and as well as it promotes and further enhance the development and regulation of the working practice of this individuals in insolvency professional, IU and IPA, IPE and other institution. And as well as it also helps in regulation of everything which has been mentioned in this particular code.
सो थैंक यू एवरीवन।